अब बात करेंगे हम फाइब्रॉइड्स के बारे में। फाइब्रॉइड्स जिनको लियोमायोमा, मायोमा या आम भाषा में रसौली भी कहते हैं यूट्रस की, ये 40 to 50% लेडीज़ में पाई जाने वाली बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं जो ज़्यादातर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में पाए जाते हैं। जनरली प्यूबर्टी से पहले ये नहीं होते और इवन आफ्टर मेनोपॉज ये श्रिंक हो जाते हैं साइज़ में, और इनका साइज़ छोटे से लेके बड़े साइज़ तक भी बड़े हो सकते हैं। एक से लेके इनमें मल्टीपल यूट्रस में हो सकते हैं। अब इनको लोकेशन के हिसाब से ये आप जैसे जानते हैं यूट्रस का फिर से मॉडल ले लेते हैं। ये यूट्रस को अगर हम कट ओपन करें सेक्शन में तो देखते हैं कि 3 लाइनिंग होती हैं यूट्रस की। इसमें सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम जो इसमें आपको दिख रही है पिंक कलर की, उसके बाहर होता है मायोमेट्रियम या मसल लेयर, और सबसे बाहर होती है सीरोसा। अब इन बीच वाली जो लाइनिंग है, जो मसल वाली लाइनिंग है, सबसे मोटी है, इसमें इसके रिलेशन से फाइब्रॉइड्स को बताया जाता है। जैसे ये आपको दिख रहा है, इसमें ये मसल्स के अंदर है तो इसको बोलते हैं इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड, और जो यहाँ से मसल से अंदर की तरफ कैविटी की तरफ ग्रो करता है, जैसे ये दिख रहा है अंदर, इसको बोलते हैं सब म्यूकस फाइब्रॉइड। इसी तरह से जो आपके मसल लेयर से बाहर की तरफ ग्रो करते हैं, जैसे ये दिख रहा है साइड में हल्का सा प्रोजेक्ट करता हुआ, ऐसे बड़े बड़े भी हो जाते हैं ये होते हैं सब सीरोसल फाइब्रॉइड। तो इनका रिलेशन मसल के कंपैरिजन में 3 तरह से हो गया, अंदर के सब म्यूकोजल, इंट्राम्यूरल एंड बाहर सब सीरोसल। सो ये आपके 3 वैरायटी हो जाती हैं फाइब्रॉइड्स की। इसमें जो है ये जैसे आप देख रहे हैं अंदर पेडंकुलेटेड है, इसमें स्टॉक है, तो ये पेडंकुलेटेड भी हो सकते हैं जिसमें एक स्टॉक होता है जैसे इसमें दिख रहा है, या सिसाइल हो सकते हैं, या नॉन पेडंकुलेटेड हो सकते हैं जैसे ये दिख रहा है, इसमें कोई पेडंकल या लटकन नहीं है। अब ये होते कैसे हैं? देखिए ज़्यादातर फाइब्रॉइड्स जो हैं एक हार्मोन रिस्पॉन्सिव ट्यूमर्स होते हैं जो ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट होते हैं। ये हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि देखिए आपने देखा होगा, सुना होगा कि ये प्रेगनेंसी में अंडर इफेक्ट ऑफ हार्मोन बढ़ जाते हैं और आफ्टर मेनोपॉज अपने आप श्रिंक भी कर जाते हैं। तो ये रिस्पॉन्स है एंडोजेनस, जो अंदर पाए जाने वाले ईस्ट्रोजन है उससे इन पे अफेक्ट आता है। दूसरा, ये आप स्मूथ मसल जो अंदर देख रहे हैं, इसी में से किसी मसल में से एबनॉर्मल या डिस्ट्रप्टिव डेवलपमेंट होने की वजह से ग्रोथ होकर ये फाइब्रॉइड एक रूप ले लेती है, एक गांठ का या रसौली का। अब इसका प्रेजेंटेशन अलग अलग हो सकता है। इसमें यंग लेडीज़ हैं, उनमें ये प्रेजेंट करता है विद मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, जिसमें डिस्मेनोरिया, ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, बीच में इंटरमेंस्ट्रुअल, जैसे बीच में सेंटर वाला है, जितने अंदर की तरफ होंगे ये ब्लीडिंग की समस्या करेंगे। यंग लेडीज़ में जो अंदर की तरफ है, कैविटी में बैठा है, ये कभी कभी सब फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी का भी कारण हो सकता है। अगर ये ट्यूब के ऊपर इम्पिंज कर रहा है, उसको ब्लॉक कर रहा है, या कैविटी में बैठा हुआ है जिसके ऊपर जहाँ इम्प्लांटेशन बच्चे का नहीं होने देता, तब ये सब फर्टिलिटी का कारण होता है। अदरवाइज़ इसमें ज़्यादातर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम या पेन या दूसरे इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, वो है बिग साइज़ फाइब्रॉइड्स होने की वजह से। जैसे ये है और भी बड़ा अगर ये है तो ये प्रेशर इफेक्ट्स डालता है आगे की तरफ, ब्लैडर के ऊपर, साइड्स में आपके आते हैं उन पे प्रेशर डाल सकता है, तो ब्लैडर सिम्टम हो सकते हैं। और एक बार बहुत बड़ा साइज़ अगर हो जाता है तो एक लंप या पेट, उभरा हुआ पेट जैसे बढ़ जाने की शिकायत की तरह प्रेजेंट करता है। अब ये वाले फाइब्रॉइड्स जब ग्रो करते हैं तब इनके अंदर कभी कभी कुछ चेंजेस आ जाते हैं जिनको हम डीजेनरेशन कहते हैं। ये डीजेनरेशन 3 तरह से बेसिकली होते हैं। एक है रेड डीजेनरेशन, जिसमें नेक्रोसिस हो जाती है अंदर, और ज़्यादातर प्रेगनेंसी के साथ अगर ये एसोसिएटेड होता है फाइब्रॉइड, यानी कि बाहर की तरफ है, प्रेगनेंसी भी ठहर गई, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर, बीच वाला जो टाइम होता है 5-6 महीने के करीब जाकर इनके अंदर सेंटर में नेक्रोसिस हो जाती है और ये पेन के साथ प्रेजेंट करता है, वो उसको बोलते हैं रेड डीजेनरेशन। और दूसरे तरह का डीजेनरेशन होता है हाईलाइन डीजेनरेशन। एक तीसरा है आपका सिस्टिक डीजेनरेशन, जिसमें सेंटर ऑफ द पार्ट जैसे ग्रो कर रहा है अगर ये आपका फाइब्रॉइड, तो बीच में नेक्रोसिस
टाइप की चीज़ या एक हाईलाइन में सिस्टिक डिजेनरेशन में छोटे छोटे कैविटी टाइप सिस्टिक स्पेसेस बन जाती हैं। कभी कभी लेटर ऑन पुराना लंबा अगर ये पड़ा रहता है अंदर बॉडी में तो इनके अंदर कैल्शियम भी जमने की प्रॉब्लम होती है। वेरी रेयरली, बहुत ज़्यादा नहीं, बट कुछ में ये डिजेनरेटेड वाली जो सडन इंक्रीज़ अगर हो गया तो उसमें मेलिग्नेंसी या कैंसर भी देखे जा सकते हैं, जबकि इतना कॉमन ये नहीं होता। और बाकी इसके सिम्टम्स आपको पता ही है, लंप से लेकर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम से लेकर सब फर्टिलिटी तक हो सकता है। अब इनको डायग्नोज कैसे किया जाता है, देखिए कैसे हमें पता चलता है कि फाइब्रॉयड है। सबसे पहले तो देखिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जिस भी पेशेंट को ये है उसको ब्लीडिंग प्रॉब्लम है तो एक वो बहुत ही एनीमिक होंगे, खून की कमी होगी, बड़ा साइज़ है तो लंप भी महसूस होगा, पेट से दिखता है लंप, एक एब्डोमेन जैसे प्रेग्नेंट लेडी होती है आपको पेट उभरा दिखता है, उसी तरह से इसमें अगर बड़ा साइज़ है तो उस तरह से आपको एक लिमिट के बाद दिखना शुरू हो जाता है। और बाकी डॉक्टर अपने बाय मैनुअल चेकअप करते हैं तो उसमें भी हाथ में यूट्रस के बीच में आप देखते हैं तो दिखता है कि कुछ है, फर्म, इरेगुलर और बॉसिलेटेड सी मार्जिन होंगी, तो आपको उसी से अनुमान हो जाता है कि फाइब्रॉयड है। आपकी हिस्ट्री सुनी, आपने एग्जामिनेशन से कंफर्म हो जाता है डॉक्टर को, बट स्टिल एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है हमें इमेज का सहायता लेना, यानी कि एक ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड से आप बहुत अच्छे से सबसीरोजल, फंडल फाइब्रॉइड्स और ये सब देख पाते हैं, और जितने भी सब म्यूकोसल फाइब्रॉयड है ये TVS से पता चल जाते हैं। और MRI से भी बहुत अच्छे से आप इनको डिमार्केट कर सकते हो कि ये इनकी लोकलाइज कहाँ पर है, किस लेवल पर है, इंट्राम्यूरल हैं, सिरोजल हैं, ये सब म्यूकोसल हैं, इनको आप और किस जगह पे, एंटीरियर वॉल पर है, पोस्टीरियर वॉल पे, फंडस पे, लैटरल वॉल पे, किस जगह पे हैं, आप इनको अच्छे से मैपिंग कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप ट्रीटमेंट अगर इनका सोचें क्या होता है, देखिए इवन हिस्ट्रोस्कोपी जब हम करते हैं, दूरबीन से जब चेक करते हैं उसमें हम इनको नीचे वाले इनको लोकलाइज भी कर सकते हैं, इन्हें पकड़ सकते हैं, उससे हिस्ट्रोस्कोपिक रिमूवल सब म्यूकोसल फाइब्रॉयड का भी करना संभव है। अब ट्रीटमेंट के पॉइंट से अगर देखा जाए तो देखिए यंग पेशेंट अगर फर्टिलिटी नहीं डिज़ायर कर रहे हैं, अगर उनकी चाइल्ड बेयरिंग पूरी हो गई है, फर्टिलिटी डिज़ायर नहीं है, तो आप रिमूवल की सोच सकते हैं। अदरवाइज़ यंग पेशेंट हैं तो आप केवल फाइब्रॉयड निकाल सकते हैं और फ्यूचर फर्टिलिटी के लिए यूट्रस को आप कंजर्व कर लेते हैं। इसी तरह से अगर किसी को फर्टिलिटी इश्यूज़ भी हैं साथ में, तो फर्टिलिटी इन्हांसिंग सर्जरी, डायग्नोस्टिक, लैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी के साथ में आप इनको रिमूवल का भी सोच सकते हैं फाइब्रॉइड्स को। आजकल कुछ आधुनिक टेक्निक्स भी आ गई हैं जिसमें एम्बोलाइजेशन, जो फीडिंग वेसल होता है फाइब्रॉयड का, उसमें रेडियोलॉजिकली आप उसको एम्बोलाइज करके उसे ब्लॉक कर सकते हैं ताकि फर्दर ग्रोथ ना हो। कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसमें आप सपोर्टिव देते हैं बिल्टअप करने के लिए, एनीमिया प्रिवेंट करने के लिए, ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो उसके लिए कुछ दवाई दे सकते हैं, दर्द के लिए आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। कुछ मेडिसिन्स आपकी इवन GnRH एगोनिस्ट इस तरह के जो आते हैं, ये आप देते हैं एक सूडो प्रेगनेंसी या सूडो मेनोपॉज टाइप स्टेट क्रिएट करने के लिए, जिसके हार्म अफेक्ट से ये फर्दर ग्रो नहीं करते, बट ये सब टेम्पररी है, अल्टीमेट ट्रीटमेंट इसका रिमूवल ही होता है। कुछ समय के लिए टाइम वेड ऑफ करने के लिए कुछ समय मिल जाए, उसके लिए आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, यस, और एनीमिया है तो आपको देना ही देना है मेडिकल ट्रीटमेंट। तो आप फाइब्रॉइड्स के बारे में आई होप आपको कुछ एक आध आपकी क्वेरीज सॉल्व हुई होंगी, कुछ समझ आया होगा। फिर भी कुछ हो जाए, आपके डाउट्स हो तो आप एक और वीडियो उसको देख सकते हैं या कमेंट्स डाल सकते हैं। सो थैंक यू for patient listening.